नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। क्या होती है आचार संहिता, देश में कब से शुरू हुआ, किन चीजों पर लगती है पाबंदियां, जाने सब कुछ, आइए बताते हैं। चुनाव आयोग आज शाम 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। देश में आचार संहिता का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी उत्पत्ति 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। तब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने की कोशिश की थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आचार संहिता के मौजूदा स्वरूप पिछले 60 साल के प्रयासों और विकास का नतीजा। आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार्य नियम है। इसका उद्देश्य प्रचार, मतदान और मतगणना को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखना है और सत्तारूढ़ दलों द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है, परंतु इसे कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इसकी सूचिता को बरकरार रखा है। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही यह संहिता लागू हो जाती है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहती है। लीप ऑफ फेथ शीर्षक से प्रकाशित किताब में लिखा गया है, संहिता पिछले 60 वर्षों में विकसित होकर अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। इसकी उत्पत्ति केरल में 1960 के विधानसभा चुनावों के दौरान हुई थी, जब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता विकसित करने का प्रयास किया था। भारत में चुनावों की यात्रा दस्तावेजीकरण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह पुस्तक प्रकाशित की थी। किताब में लिखा गया, आदर्श आचार संहिता पहली बार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा न्यूनतम आचार संहिता के शीर्षक के तहत 26 सितंबर 1968 को मध्यावधि चुनाव 1968 से 69 के दौरान जारी की गई थी। इस संहिता को 1979, 1982, 1991 और 2013 में संशोधित भी किया गया। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की भूमिका और जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार से होती है कि चुनाव प्रचार और अभियान के दौरान न्यूनतम आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों से एक अपील, मानव राजनीतिक व्यवहार का निर्धारण करने वाला एक दस्तावेज है और 1968 और 69 के मध्यावधि चुनाव के दौरान आयोग ने तैयार किया था। इसमें सत्ताधारी दलों के आचरण की निगरानी भी की जाती है। निर्वाचन आयोग ने 1979 में राजनीतिक दलों के एक सम्मेलन में सत्ताधारी दलों के आचरण की निगरानी करने वाला एक अनुभाग जोड़कर संहिता को समेकित किया। शक्तिशाली राजनीतिक अभिनेताओं को उनकी स्थिति का अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक व्यापक ढांचे के साथ एक संशोधित संहिता जारी किया गया था। एक संसदीय समिति ने 2013 में सिफारिश की थी कि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक जमा पहनाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन आयोग को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कोई रिक्तता नहीं हो। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि आदर्श आचार संहिता को चुनाव की अधिसूचना की तारीख से लागू किया जाए, न कि घोषणा की तारीख से। इसे और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए उम्मीदवारों की चुनाव व्यय सीमा में संशोधन, फास्ट ट्रैक अदालतें 12 महीने के भीतर चुनावी विवादों का निपटारा करें और निर्दलीय सांसदों को चुनाव के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति हो। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी अपने कार्यकाल के दौरान आदर्श आचार संहिता को वैधानिक बनाने का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का सुझाव दिया था। निर्वाचन आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता का कहना है कि केंद्र और राज्यों में सत्ता में रहने वाली पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करे। आदर्श आचार संहिता के मुताबिक मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। किसी भी परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है जिसका प्रभाव सत्ता में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाला हो, और मंत्री प्रचार उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते। हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता लागू करता है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए देश में जल्द ही आम चुनाव होने जा रहा है। बता दें कि देश में बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के रूप में कुछ नियम और मानक तय किए हैं, जिनका सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को अनिवार्य तौर पर पालन करना होता है। आइए समझते हैं क्या होते हैं प्रावधान। इसके तहत चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए सामान्य आचरण से लेकर सभा, जुलूस, मतदान, पोलिंग बूथ ऑब्जर्वर
और घोषणा पत्र को लेकर नियम कायदे तय किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए क्या नियम है। विभिन्न जातियों एवं समुदायों के बीच मतभेद या घृणा बढ़ाने की गतिविधि में शामिल न हो, नीतियों व कार्यों की आलोचना करें पर किसी दल, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन पर टिप्पणी ना करें, किसी जाति या संप्रदाय के भावनाओं का उपयोग करते हुए वोट डालने की अपील ना करें, मंदिर, मस्जिद या पूजा के किसी अन्य स्थान का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना हो, मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं, सभी पर प्रतिबंध लागू हो जाता है। राजनीतिक दल या किसी उम्मीदवार के घर सामने विरोध प्रदर्शन व धरना न किया जाए। नेता अपने समर्थकों को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने और नारा लिखने की अनुमति नहीं दे सकते। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक दूसरे दलों की बैठकों अथवा जुलूसों में बाधा खड़ी ना करें, ना ही उन्हें भंग करने का प्रयास करें। किसी दल की ओर से उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहां दूसरे दलों की बैठक चल रही हो। एक दल के लगाए पोस्टर दल दूसरे कार्यकर्ताओं की ओर से हटाए ना जाएं। इसी तरीके से सभा, रैली और राजनीतिक बैठकों के लिए भी नियम बने हैं। सभी अथवा रैली के स्थान और जगह की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाए। राजनीतिक पार्टी व नेता पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जिस जगह पर वह सभा करने वाले हैं वहां पहले से कोई पाबंदी तो नहीं लागू है। सभा में लाउड स्पीकर को उपयोग की इजाजत भी पहले ही ले लें। सभा के आयोजक किसी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए पुलिस की सहायता ले सकते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कि जुलूस के लिए क्या नियम है। जुलूस से पहले उसके शुरू होने का समय, रूट और समाप्त होने के समय पर स्थान की अग्रिम सूचना पुलिस को देनी होगी। जिस एरिया से जुलूस निकल रहे हैं वहां कोई पाबंदी तो नहीं है या पहले ही पता कर ले। जुलूस का प्रबंधन ऐसे करें कि यातायात प्रभावित ना हो। एक से ज्यादा राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते पर जुलूस का प्रस्ताव हो तो समय को पहले ही चेक कर लें या उसके लिए बात कर लें। जुलूस सड़क के दाईं ओर से निकाला जाना चाहिए। जुलूस के दौरान हथियार व अन्य नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री लेकर ना चले। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। मतदान के लिए क्या है नियम निर्देश। मतदान के दिन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें। निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के साथ सहयोग किया जाए। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो, उस पर किसी तरह का चिन्ह, प्रत्याशी या पार्टी का नाम न हो। मतदान वाले दिन और उससे 48 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए। मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंपों में अनावश्यक भीड़ न इकट्ठा करें। कैंप सामान्य को उन पर पोस्टर, झंडा, प्रतीक या अन्य प्रकार की सामग्री न प्रदर्शित हो। मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट लें। मतदान बूथ के लिए भी कुछ नियम है, जैसे कि मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करे जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास ना हो। उसी तरह से ऑब्जर्वर की नियुक्ति निर्वाचन आयोग करता है। यदि उम्मीदवारों या उनके एजेंट को चुनाव के संचालन के संबंध में कोई शिकायत है तो वह ऑब्जर्वर के संज्ञान में ला सकते हैं। इसी प्रकार से सत्ताधारी दल के लिए भी नियम है। मंत्रीगण आधिकारिक दौरे के वक्त चुनाव प्रचार ना करें। सरकारी विमानों और गाड़ियों का उपयोग पार्टी के हित के लिए ना करें। सरकारी मशीनरी और कर्मचारियों को इस्तेमाल पार्टी हित में ना करें। हेलीपैड पर सत्ताधारी दल का एकाधिकार न जताएं। सरकारी फंड से पार्टी का प्रचार प्रसार ना करें। केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, उम्मीदवार, मतदाता या एजेंट के सिवाय अन्य लोग मतदान केंद्र में ना घुसें। भारत 18वें लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है, जिसका कार्यक्रम आज यानी शनिवार को घोषित किया जाएगा। देश में आखिरी आम चुनाव 2019 में हुए थे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।